नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम पढ़ चुके थे मुख्य क्रिया तक। मुख्य क्रिया के दो पार्ट हमने पढ़े थे, फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट। फाइनिट वर्ब हम पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों से बताया भी है कि आप लोग इसकी एक लिस्ट बनाएं, 5 क्रियाएं रोजाना की लिखें, चाहे आप अपनी दिनचर्या में से लिखें, चाहे आपकी पुरानी जो ग्रामर वगैरह जो बुक है उनमें से लिखें। यदि हमारे टीचर हमें कहा करते थे, इंग्लिश इज अ वर्ब ओरिएंटेड लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा जो है वो क्रिया पर आधारित लैंग्वेज है। आगे जब हम वाक्य बनाएंगे तो देखेंगे कि वाक्य का 70% पार्ट जो है वो केवल वर्ब से बनता है। इसीलिए यदि वर्ब आपको याद है, एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे तब भी ये जान जाएंगे कि 30% पार्ट वाक्य में ऑलरेडी मौजूद है और 70% पार्ट जो है वो केवल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के मिलने से बन जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं कह रहा हूँ फिर भी कि आप अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दें। 5 क्रियाएं रोजाना की लिखें, उनके चारों रूप लिखें। इससे आपको एरर फाइंडिंग में भी हेल्प होगी, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प होगी और अंग्रेजी में आप जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसमें निश्चित रूप से हेल्प होगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है मैन वर्ब। मैन वर्ब एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में टॉपिक, मूल टॉपिक का नाम तो हमारा वही रहेगा, वही लिखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस ऑफ ए सेंटेंस। और उसमें हम जो पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी में अर्थ है वाक्य के तत्व। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैन वर्ब। सब्जेक्ट हम पढ़ लिए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिए, मैन वर्ब का भी एक पार्ट पढ़ चुके, मुख्य क्रिया। फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट वर्ब 2 प्रकार की होती है। अंग्रेजी की सभी क्रियाएं फाइनिट वर्ब होती हैं। इन क्रियाओं को के द्वारा ही वाक्य बनते हैं। 2 चीजें वाक्य बनाने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होती है, एक सब्जेक्ट और दूसरी मैन वर्ब, जिसमें फाइनिट वर्ब कहलाती है। ये बात जब आप जान चुके हैं कि एक वाक्य के लिए एक सब्जेक्ट और एक मैन वर्ब की आवश्यकता होती है, ये होना आवश्यक है। तो यदि किसी वाक्य में एक से ज़्यादा मैन वर्ब आ गई तो कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां एक से अधिक क्रियाएं उनमें आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक ही क्रिया को टेंस के अनुसार लिखेंगे, उसके अलावा जितनी भी क्रियाएं आ रही हैं उनको हम दूसरा रूप देंगे, उसका नाम होगा नॉन फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब की परिभाषा क्या थी? ऐसी क्रियाएं जो अपने वाक्य के कर्ता के पर्सन नंबर और वाक्य के टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाए वो फाइनिट वर्ब होती है। वो वाक्य में एक ही क्रिया हो सकती है जो वाक्य के टेंस के नियमों का और सब्जेक्ट के पर्सन नंबर का पालन करती है, उनके अनुसार अनुशासित रहती है। उसके अलावा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम दूसरा रूप देना पड़ेगा हमें, नॉन फाइनिट वर्ब। नॉन फाइनिट वर्ब, नॉन फाइनिट वर्ब, ये दूसरा रूप हमें उनको देना होगा। अनियत क्रिया या अनुशासित क्रिया, अनियत क्रिया या अनुशासित क्रिया। अनियत या अनुशासित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बदलती नहीं है। परिभाषा इसकी देखें, वे क्रियाएं जो अपने वाक्य के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर व वाक्य के टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, नहीं
बदलती हैं। जो वाक्य के पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन नंबर व टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, अपरिवर्तित रहती हैं, एज इट इज रहती हैं, उन क्रियाओं को कहा जाता है नॉन फाइनिट वर्ब। और नॉन फाइनिट वर्ब होती नहीं है, उन्हीं फाइनिट वर्ब को नॉन फाइनिट का रूप दिया जाता है। देखिए प्रयोग कब किया जाता है इसके बारे में जाने। जब किसी वाक्य में एक से अधिक जब किसी वाक्य में एक से अधिक मेन वर्ब मुख्य क्रियाएं, मेन वर्ब या वर्ब, केवल वर्ब लिखें यहाँ, एक से अधिक वर्ब आती हैं। जब किसी वाक्य में एक से अधिक वर्ब आती है तो उनमें से पहले घटित होने वाली क्रिया को यानी वर्ब को टेंस के अनुसार लिखते हैं। यानी ये वर्ब हो गई फाइनिट वर्ब, टेंस के अनुसार लिखते हैं। और इसके बाद जितनी भी क्रियाएं आती हैं, जितनी भी क्रियाएं आती हैं, चाहे एक से अधिक कितनी आ जाए, 2 4 6, जितनी भी क्रियाएं आती हैं उन्हें नॉन फाइनिट रूप में बदलकर लिख दिया जाता है। नॉन फाइनिट रूप में बदलकर लिख दिया जाता है। जितनी भी क्रियाएं आती हैं सबको, पहली जो वर्ब होगी वो टेंस के अनुसार लिखी जाएगी, उसे फाइनिट वर्ब कहते हैं। उसके बाद जितनी भी क्रियाएं आती हैं उन्हें नॉन फाइनिट रूप में बदलकर लिख दिया जाता है। अब किसी भी क्रिया को आप ये क्या कह रही है, जो पर्सन टेंस और नंबर पर्सन सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस के अनुसार नहीं बदलती है तो क्रिया ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। यदि उसको आप नहीं बदलते हैं तो मूल रूप में स्वतंत्र नहीं रह सकती, इसलिए उसे अन्य रूप देना होता है। देखिए कैसे। जो नॉन फाइनिट वर्ब होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी किसी भी फाइनिट वर्ब को इन 3 तरीके से नॉन फाइनिट रूप में बदला जा सकता है, जो बता रहा हूं मैं अभी आपको। देखें, किसी भी क्रिया को 3 प्रकार से फाइनिट नॉन फाइनिट रूप में बदला जाता है। नॉन फाइनिट रूप में बदला जाता है या बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। कौन कौन से 3 तरीके? पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनिट वर्ब के ये 3 रूप हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड और
पार्टिसिपल। अब एक एक को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हेडिंग डालें इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वाक्य में जो जो एलिमेंट्स हैं उनका हम ये विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इन एलिमेंट्स को आप जान लेंगे तो वाक्य बनाने में आपको कोई जोर नहीं आएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे क्लास से तो एक से आगे एक कड़ी जुड़ी रहेगी। यदि आप बीच में से पढ़ना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सिक्वेंसली आप समझ पाएंगे, क्योंकि हर क्लास एक दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है। और पिछला टॉपिक यदि आपके नहीं समझ में आ रहा तो अगला बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए देखें, अब सबसे पहले इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का अंग्रेजी में ही विस्तारित रूप है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑफ द वर्ब, क्रिया का मूल रूप। हिंदी में कह सकते हैं क्रिया का मूल रूप। मूल रूप देखिए, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मूल रूप होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, किसी भी एलिमेंट का। तो क्रिया का मूल रूप यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो उसका मूल रूप होता है। एक ये कह रहा है नॉन फाइनिट हम कब यूज करेंगे, जब किसी एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आएंगी। तब अधिक क्रियाएं आएंगी तो जो पहले घटित हो रही है उसको तो हम फाइनिट टेंस के अनुसार लिख देंगे, और उसके अलावा जितनी भी क्रियाएं आ रही हैं उनको मूल रूप में लिखना है। अब ये नो इन्फिनिटिव जो है ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव और नंबर दो, विदाउट टू। विदाउट टू इन्फिनिटिव, जिसको बेयर इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। बेयर इन्फिनिटिव। अब यहीं पर ये दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, किसी भी वाक्य में एक से अधिक क्रिया आई, जैसे ही wants to play। यहां देखिए, he wants to play, वो खेलना चाहता है। यहां दो क्रियाएं हैं, wants and to play। चाहना और खेलना जो पहले घटित हो रही है वो टेंस के अनुसार। अब ये फाइनिट वर्ब है, चाहेगा तब खेलेगा। तो ये जब सब्जेक्ट बदलेगा तो ये वर्ब बदलेगी, जब इसका पर्सन बदलेगा तो जैसे आई सब्जेक्ट बदल गया, पर्सन भी बदल गया, तो वांट टू प्ले। ये टू प्ले कभी नहीं बदलेगा, ये क्रिया के मूल रूप में ही है। टू इन्फिनिटिव का मतलब है जहां भी एक से अधिक क्रिया आ रही है उसके पहले टू लगाकर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। इसीलिए कहा भी जाता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे टू के साथ भी मॉडल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इस तरह से अब कितनी ही क्रियाएं आए भले ही, जैसे इसका पहले ये पर्सन बदल गया, टेंस बदल के देखें। सी wanted to play। देखिए, टेंस बदलने पे भी ये क्रिया अपने मूल रूप में ही है। इसी को कहा जाता है नॉन फाइनिट वर्ब, जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और वाक्य के टेंस के अनुसार परिवर्तित न हो, जिस रूप में लिखी गई है उसी में रहे, अपने मूल रूप में रहे, वो कहलाती है नॉन फाइनिट वर्ब। और मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनिट कोई अलग से क्रियाएं नहीं होती हैं, वे ही क्रियाएं जो फाइनिट हैं उनको नॉन फाइनिट में बदला जाता है। क्यों बदला जाता है? जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं तो टेंस के अनुसार केवल एक ही क्रिया लिखी जाती है, उसके अलावा जितनी भी क्रियाएं बचती हैं उन सभी क्रियाओं को जो है नॉन फाइनिट रूप में लिखा जाता है। ये जिनमें पहला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव दो प्रकार के हैं। पहला टू इन्फिनिटिव, एक से अधिक क्रियाएं आई,
उन क्रियाओं के पहले टू लगा करके आप लिख दें, तो वो क्रिया जो बाद में गठित होने वाली है तो वो कहलाएगी नॉन फाइनिट वर्ब। दूसरा है विदाउट टू इन्फिनेटिव। पिछली क्लास में हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब जब पढ़ी, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा था मॉडल्स। तो जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ में क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। तो इस तरह से मॉडल्स के साथ में भी जो वर्ब आती है वो हमेशा मूल रूप में ही रहती है, इसीलिए इन मॉडल्स को विदाउट टू इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। और भी आपके जो है आगे टॉपिक आएगा कारणार्थक कॉजेटिव वर्ब्स या प्रेरणार्थक क्रियाएं, तो उनमें भी जो मूल क्रिया है वो तो आएगी टेंस के अनुसार, उसके बाद में जितनी भी क्रियाएं वो विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो टॉपिक आगे हमें विस्तार से पढ़ना है, इसलिए यहाँ केवल मैं आपको बता रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ कि एक तो एक से अधिक क्रिया आई, टू लगा करके लिखो बाकी की क्रियाओं को, पहली क्रिया के अलावा जो टेंस के अनुसार गठित हो रही है उनके अलावा जितनी भी क्रियाएं उनको टू लगा के लिख दो, वो हो गया टू इन्फिनेटिव। और विदाउट टू इन्फिनेटिव में एक तो मॉडल्स होते हैं, एक आगे जब हम पढ़ेंगे कारणार्थक या प्रेरणार्थक क्रियाएं, तो वहां पर हम जानेंगे कि उनमें भी मूल क्रिया के जो कारणार्थक क्रिया उसके अलावा जितनी क्रियाएं आ रही है उनमें टू लगा बिना टू लगाए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरह से इन्फिनेटिव दो प्रकार का हुआ, टू इन्फिनेटिव और विदाउट टू इन्फिनेटिव। यहाँ केवल परिचय जान लें, इसके आगे हम अध्ययन जैसे करते जाएंगे, जैसे हमारे काम में आती जाएंगी तो ये समझ में आता जाएगा। लेकिन इतना समझ में जरूर आना चाहिए कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, क्रिया का मूल रूप और बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दो प्रकार का होता है, या तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो या फिर बिना टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो एक तो मॉडल्स में आती है, दूसरी कारणार्थक या प्रेरणार्थक क्रियाओं में आपको आगे बताया जाएगा। अब दूसरा देखें, जीरंड। जीरंड मतलब वर्बल नाउन, क्रिया का ऐसा रूप जो किसी वाक्य में नाउन का कार्य करे, जीरंड। दूसरा है जीरंड, क्रिया का वह रूप जो वाक्य में नाउन का कार्य करे, इसको कह सकते हैं वर्बल नाउन। नाउन का कार्य करे, क्रिया का वह रूप जो किसी वाक्य में नाउन का कार्य करे वो जीरंड कहलाता है, और इसका निर्माण होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने पर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने पर। अब आप लोगों के मन में एक संदेह हो जाना चाहिए, एक प्रश्न उठ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने फाइनिट वर्ब के 4 रूप बताए थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिनका ग्रामेटिकल नेम होता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है, आईएनजी, वो क्रिया है। अब हम अंतर कैसे करेंगे, हमने जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी वहां हमने पढ़ा था बी में था इज, एम, आर, वाज, वर, 5 क्रियाएं। उनके साथ जब भी क्रिया आएगी तो उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा मुख्य क्रिया में, लेकिन यहां हमें इसको किसके रूप में पढ़ना है, नाउन के रूप में। किसके रूप में पढ़ना है, नाउन, मतलब क्रिया है, काम किसका करेगी, नाउन का। ऐसी क्रियाएं जो दिए हुए वाक्य में नाउन का काम करें वो जीरंड कहलाती हैं। आवश्यकता क्या पड़ी, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं तो पहली क्रिया को टेंस के अनुसार, बाकी को आप जीरंड के रूप में बदल कर लिख सकते हैं। पहला पार्टिसिपल वो पहला इन्फिनेटिव के रूप में बदल के लिख सकते थे, दूसरा जीरंड के रूप में भी बदल के लिख सकते हैं। कहने का मतलब या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखो या उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। देखिए कैसे, वाक्य में देखें, आपने बहुत बार सुना होगा एक सेंटेंस, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बेस्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ये वाक्य में किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये है वर्ब, ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट।
अब देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, उनमें से कुछ है नहीं है। ये वर्ब है जिसमें आईएनजी लगने पर ये क्या बन गया, जिरंड, और ये जिरंड किसका काम कर रहा है यहाँ, नाउन का। तो ये वर्ब होकर के किसका काम कर रही है, नाउन का। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में नाउन का कार्य करें वो कहलाती है जिरंड, जिरंड कहलाती हैं। जिस तरह से ये, जैसे ही likes playing, swimming, dancing and singing। अब आप देख रहे हैं ये क्रिया टेंस के अनुसार है, ये सभी क्रियाएं हैं, लेकिन इनमें आईएनजी लगने से ये क्या बन गई हैं, जिरंड। ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये सब किसका काम कर रही हैं, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हम आगे चल के देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन ही आता है। अगला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसमें भी आप लोग जान लेंगे कि उसके स्थान पर नाउन या प्रोनाउन ही आता है। इस तरह से ये जो वर्ब है वो नाउन का कार्य करें तब वो कहलाती है जिरंड। प्रयोग क्यों करेंगे, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आती हैं। इन्फिनेटिव का प्रयोग भी तभी करेंगे और जिरंड का प्रयोग भी तभी करेंगे। तीसरा बच गया पार्टिसिपल। तीसरा जो नॉन फाइनेट वर्ब होता है, रूप होता है नॉन फाइनेट का, या जिस तीसरे तरीके से हम नॉन फाइनेट वर्ब का यूज कर सकते हैं वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है, तीसरा पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव, हाँ बेटा, वर्बल एडजेक्टिव। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करें, वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करें वो कहलाती हैं पार्टिसिपल। है क्या, वर्ब, काम किसका करेगी, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन जानकारी तो आपको है। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को। विशेषण ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं, उन शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। क्रिया होगी, काम किसका करेगी, एडजेक्टिव का, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी, उन्हें कहा जाता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, दोनों आप देख चुके हैं। तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने अभी देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तीसरी जगह आ गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पहला तो आता है बी सहायक क्रियाओं के साथ, इज, एम, आर, वाजवर के साथ। दूसरा आया जब वो नाउन का कार्य कर रहा है, जो इससे ठीक पहले हमने देखा जिरंड के रूप में। तीसरा आ गया पार्टिसिपल के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल। वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है। लेकिन यहाँ अब ये काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। वह क्रिया का वह रूप जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है वो पार्टिसिपल कहलाता है। और यदि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके उसको किसी नाउन के साथ लिखा जाए तो वो कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थर्ड। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल होते हैं। जब वाक्यों को जोड़कर नए वाक्य बनाए जाते हैं तो सिंथेसिस नाम का एक टॉपिक अंग्रेजी में आता है, उसके अनुसार
उसके अनुसार पोज करें, ऊपर अंगूठों कर दे चालू होते हैं। तो पार्टिसिपल जो है वो वाक्यों को जोड़ने में सहायता करता है। सिंथेसिस नाम का हमारा एक टॉपिक था जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाया जाता है, उसमें ये पार्टिसिपल हमारी सहायता करेगा। यहाँ हम जोड़ के देखेंगे तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आ पाएगा, आगे हम देखेंगे इस टॉपिक को। जब वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है तब इनका यूज किया जाता है, वहाँ पर ये क्रियाएं एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। इस प्रकार से पार्टिसिपल 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये नॉन फाइनिट वर्ब भी 3 प्रकार की हुई, इंडेफिनिट, इन्फिनिटिव, टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, या मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, या पॉजिटिव वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो इन्फिनिटिव के अंतर्गत आती है। जीरंड, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता हो और फिर वो वाक्य में नाउन का कार्य करे, जैसे वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बहुत पहले से आ रहा है, ये वाक्य हम लोग सब जानते ही हैं। तो वॉकिंग यहाँ पर जीरंड है, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है वर्ब कार्य कर रही है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के स्थान पे 2 ही चीजें हो सकती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। और तीसरा पार्टिसिपल जो आपके सामने है। इस प्रकार से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, नॉन फाइनिट वर्ब और ये मैन वर्ब। अब अंतिम हमारा जो एलिमेंट बचता है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अंतिम है, चौथा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। हमने सब्जेक्ट की परिभाषा पढ़ी थी कि वाक्य में दिए हुए कार्य को संपादित करने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जिस कार्य को संपादित किया जाता है, सब्जेक्ट जिस कार्य को संपादित कर रहा है वो कार्य क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। कर्ता द्वारा संपादित कार्य कर्म कहलाता है। कर्म कहलाता है। कर्ता द्वारा संपादित कार्य कर्म कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म। परिभाषा इसकी होगी, वह नाउन या प्रोनाउन जो क्रिया द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो क्रिया द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष कर्म। क्रिया से डायरेक्ट प्रभावित नहीं हुए, डायरेक्ट क्रिया का उन पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो क्रिया द्वारा प्रभावित हुए, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी परिभाषा क्या हुई? वह नाउन या प्रोनाउन। वह नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन या प्रोनाउन। एक बात मैंने पहले बताई थी कि वाक्य में एक तो सब्जेक्ट के स्थान पे और दूसरा ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमेशा नाउन और प्रोनाउन आते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ही हमेशा नाउन और प्रोनाउन आते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले नाउन प्रोनाउन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले नाउन प्रोनाउन होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमेशा निर्जीव होते हैं, पहचान, ये हमेशा निर्जीव होते हैं, ये हमेशा सजीव होते हैं ये ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट, एनिमेट।
ये यदि किसी क्रिया से हम व्हाट प्रश्न करें तो ये हमेशा उसका उत्तर होते हैं। व्हाट प्रश्न करें तो ये हमेशा उसका उत्तर होते हैं। ये किसी क्रिया से whom प्रश्न करें तो उसका उत्तर होते हैं। whom या to whom, यदि किसी क्रिया से हम ये प्रश्न करें तो ये हमेशा उसका उत्तर होते हैं। ये सजीव होते हैं और ये निर्जीव होते हैं। देखिए कैसे, he wrote a letter, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये क्या, ऑब्जेक्ट। क्रिया से प्रश्न करें, he wrote, what wrote। क्रिया से आप जब प्रश्न करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ए लेटर। तो ये हमेशा व्हाट का आंसर होते हैं। ये इसकी पहचान के लिए है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सामान्य रूप से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन क्रियाओं में आते हैं जो दोनों ऑब्जेक्ट लेती हैं। कुछ निश्चित क्रियाएं हैं, अभी मैं उनको भी आपको बताता हूं। जैसे ही गेव मी ए पेन, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ। ही गेव मी ए पेन, व्हाट गेव, क्या दिया, व्हाट गेव क्या दिया, ए पेन। इसका आंसर हुआ ए पेन। तो व्हाट का जो आंसर है वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और whom गेव किसको दिया, whom गेव, टू whom गेव या whom गेव मी, तो ये सजीव भी है और क्रिया से अप्रत्यक्ष, जब देंगे, देने की क्रिया से प्रभावित होगा पेन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त करने वाला है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये हमेशा सजीव होते हैं और ये हमेशा निर्जीव होते हैं। ये whom का उत्तर होते हैं, ये what का उत्तर होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब वे क्रियाएं जिनमें सामान्य रूप से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वे देखें। कुछ क्रियाएं होती हैं जैसे गिव, टेल, सेल, परचेज, टेल, सेल, परचेज, सेंड, बस, अवॉर्ड, रिवॉर्ड, इलेक्ट, रिकॉग्नाइज, परचेज आदि एटसेट्रा। ये सभी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और वो हमेशा सजीव होता है। इस तरह से ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ और ये हमारा टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक इसमें अंतिम बिंदु बच रहा है अदर्स। अदर्स जो है वो एक टॉपिक नहीं होता, वो अदर्स के स्थान पर एडवर्बियल्स आते हैं, जो एडवर्ब के नाम के टॉपिक में हम विस्तार से उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर केवल सब्जेक्ट आता है, एक होता है, और इसलिए हम उसको पढ़ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह से सारे टॉपिक। लेकिन अदर्स जो है उसको अदर्स इसीलिए लिखा जाता है कि उसके स्थान पर कई चीज़ें आती है, एक साथ कई चीज़ें आ सकती हैं। जैसे टाइम है, प्लेस है और मैनर है, इस तरह से कई चीज़ें उसके स्थान पर आती हैं। इसी कारण से हम उसका अध्ययन अलग से करेंगे। आगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टॉपिक आएगा, उसमें उसका अध्ययन होगा, वह मैं आपको बता भी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।